भाइयों, इलिया टुपुरिया ने रिसेंटली अरमान सारूकियन को लेके इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें बोली है। उनका ऐसा कहना है कि अरमान सारूकियन डम्ब है, अपने पापा के पैसों पे उड़ता है यहाँ पर बेसिकली, और उसके पास खुद का कोई पैसा नहीं है और इसलिए वहाँ पर वो इर्रेलेवेंट है। और जब उसको मौका मिलेगा इलिया टुपुरिया को तो वो अरमान सारूकियन का जॉब ही ब्रेक कर देगा। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अचानक से इलिया टुपुरिया ने अरमान सारूकियन को इतना क्यों धोया है इंटरव्यू के अंदर। साथ ही साथ भाइयों, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये चीज़ें सुनने में शॉकिंग लगेगी बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जेलसी फैक्टर जरूर आता है इलिया टुपुरिया के अंदर अरमान सारूकियन को देख के। और इन जनरल भी जो यूएफसी फाइटर्स हैं जो अरमान को क्रिटिसाइज करते हैं, वो जेलसी फैक्टर जरूर आता है कि जो लैविश लाइफस्टाइल यहाँ पर अरमान सारूकियन की है वो यूएफसी के फाइटर्स लेट अलोन यूएफसी के चैंपियन सिर्फ ड्रीम ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर भाइयों सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों डिस्कस करेंगे यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के बारे में। अब आप सबको पता चल गया होगा कि उन्होंने WWE से भी रिटायरमेंट ले लिया है। मैं WWE का कंटेंट कवर नहीं करता बट ब्रॉक लेसनर सिर्फ WWE का एक सुपरस्टार नहीं है, वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एक जनरेशनल एथलीट है। तो उसके पूरे यूएफसी कैरियर, उससे पहले रेसलिंग कैरियर, साथ ही साथ उसके WWE कैरियर को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक फीडबैक चाहिए था मुझे। जैसा कि भाइयों आप सबको पता है, मैंने वायर्ड माइक से वायरलेस माइक पे शिफ्ट किया है। तो आप सब मुझे क्वालिटी बता सकते हो ऑडियो की कि किस तरीके की आ रही है। आप सबके काफी सारे कंप्लेंट्स रहते हैं, तो मैं डिफरेंट माइक्स फिलहाल ट्राई कर रहा हूं। और अभी इस वीडियो की क्वालिटी कैसी लगती है आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बताना। तो भाइयों बात करते हैं यहाँ पर इलिया टुपुरिया और अरमान सारूकियन के बारे में। अब जिन्हें नहीं पता, इलिया टुपुरिया लाइट वेट का चैंपियन है और अरमान सारूकियन नंबर 1 कंटेंडर है। सेम ही डिविजन में ये आते हैं और इन दोनों के बीच में राइवलरी होना आपस में बहुत ज्यादा जायज है। रिसेंटली इलिया टुपुरिया ने इंटरव्यू में ऐसा बोला कि अरमान सारूकियन बेसिकली डम्ब है, अपने फादर के पैसे पे यहां पर उड़ता है, उसके पास एक्चुअल में वो रिच नहीं है, अपने फादर के ही पैसे वो यूज करता है और इसीलिए यहां पर अपनी ये लाइफस्टाइल वो फ्लॉन्ट कर पा रहा है। और इलिया टुपुरिया ने ऐसा बोला है कि एक बार वो जस्टिन गेची से फाइट निपटा दे और फिर उसको अगर मौका मिलेगा तो वो ऑक्टागन के अंदर अरमान सारूकियन का जॉब ही तोड़ देगा इजिली। इतनी सारी ट्रैश टॉकिंग यहां पर इलिया टुपुरिया ने आउट ऑफ नोवेयर आके कर दी। अब ऑब्वियसली भाइयों आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अरमान सारूकियन को जेन्युइनली हेट करता हूं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहां पे डेफिनेटली यही चाहता हूं और पहले की वीडियोस में भी बोला है, अरमान सारूकियन को ही टाइटल शॉट मिलना चाहिए था। अरमान सारूकियन की फाइट अगर जस्टिन गेची की जगह पे अरमान सारूकियन होता तो ये फाइट और ज्यादा बेटर होती और ज्यादा मजा आता फिलहाल के लिए। बट अभी यहां पे जस्टिन वाली फाइट हो रही है और उसके बाद यहां पे अरमान को टाइटल शॉट मिलना चाहिए। और ये फाइट यहां पर इवन दो इलिया टुपुरिया बहुत तगड़ा फाइटर है, मैंने ये चीज हमेशा बोली है, लाइट वेट डिवीजन में अगर कोई हराने के चांसेस रखता है इलिया टुपुरिया को तो वो है अरमान सारूकियन। इलिया टुपुरिया ने जो जॉ तोड़ने की बात करी, अब किसकी जॉ टूटेगी किसकी नहीं टूटेगी वो तो जब फाइट एक्चुअल में बुक होगी तभी यहां पर पता चलेगा। अगर इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची को हराने के बाद भी लाइट वेट डिवीजन में रहता है तो, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि वो इस्लाम महाचेव से फाइट करना चाहता है, वेल्टर वेट डिवीजन में जाना चाहता है, एक्सेट्रा बातें चल रही हैं फिलहाल। अब इंटरव्यू के अंदर भाइयों इलिया टुपुरिया ने एक और चीज बोली है यहाँ पे अरमान सारूकियन के बारे में, और उसका ऐसा कहना है कि अरमान सारूकियन खुद रिच नहीं है, वो अपने फादर्स मनी को यूज करता है और इसलिए वो ऐसी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाता है। अब मैं आप सबको कुछ चीजें बताता हूं, अब ये बहुत शॉकिंग लगेगा आप सबको मेरी तरफ से सुनने के लिए, क्योंकि भाइयों मैं यहां पर एक प्रोक्लेम्ड अरमान सारूकियन का हेटर हूं, बट स्टिल मैं ये चीज बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि यूएफसी फाइटर्स जेलस, ये थोड़ा बहुत एनवी तो जरूर रखते हैं अरमान सारूकियन से, क्योंकि वो जिस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहा है, जिस तरीके की लाइफस्टाइल वो फ्लॉन्ट करता है, वैसा लाइफस्टाइल यहां पर यूएफसी फाइटर लेट अलोन को यूएफसी चैंपियन अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। आप देख सकते हो महंगी गाड़ियां, रॉल्स रॉयस, प्राइवेट जेट, उसको एयरलाइंस से निकाला तो उसने अगले दिन प्राइवेट जेट रख लिया। भाइयों ऐसी चीजें कोई यूएफसी चैंपियन, इलिया टुपुरिया के लेवल का भी चैंपियन अफोर्ड नहीं कर सकता है। इलिया टुपुरिया को भी एज ए यूएफसी चैंपियन ऐसे कॉमर्शियल एयरलाइंस में ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन अरमान सारूकियन जितना ट्रैवल कर रहा है फिलहाल के टाइम पे, आप देख रहे हो कभी ब्राजील में चला जा रहा है, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, इतना ट्रैवल एक यूएफसी चैंपियन इलिया टुपुरिया जैसा बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी लाइफस्टाइल, इतनी फ्लॉन्टिंग लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर सकता है। और अरमान सारूकियन भाइयों ये सारी चीजें इसलिए कर पा रहा है, अपना जो पूरा पीआर कैंपेन उसने चलवाया है वो बेसिकली इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। उसके फादर का एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस है रशिया के अंदर, आप सबको पता ही है कंस्ट्रक्शन बिजनेस क्या होता है, और बेसिकली उसी के थ्रू ये सारी चीजें वो कर पा रहे हैं। क्योंकि यूएफसी में फाइट करके उसको कितने पैसे मिल रहे होंगे, एक फाइट का $500,000 मैक्स, थोड़े बहुत स्पॉन्सर्स होंगे वो चीजें, लेकिन उसके अलावा
अलावा जो वो खुद की ब्रांड बिल्ड कर पा रहा है, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग है, इसलिए कर पा रहा है। और भाइयों ये लाजमी है कि ऑब्वियसली इलिया टुपुरिया जब ये सारी चीजें देखता होगा, इवन दो वो एक डबल चैंपियन बन चुका है, बट वो सिमिलर लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता है, सिमिलर लाइफस्टाइल वो चीज नहीं जी सकता। इवन दो इलिया टुपुरिया अपने आप में ही बहुत ज्यादा फिल्दी रिच है, उसके पास बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप्स है, बट स्टिल अरमान सारूकियन लेवल की उसके पास रिचनेस नहीं है। और इसीलिए ये सारे स्टेटमेंट्स भाइयों आप सबको सुनने को मिलते हैं। जैसे यूराया फेबर का जब रेसलिंग मैच था तो उसने भी यही बोला कि ये स्पॉइल्ड रिच ब्रैट है। अभी इलिया टुपुरिया ने भी ये बोल दिया कि अपने पापा का पैसा यूज करता है, फादर्स मनी है इसके पास। अब भाइयों इस बारे में आपसे मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे तो इस चीज में मैं डेफिनेटली अरमान को डिफेंड करूंगा। उसके पास अगर उसके फादर का पैसा है तो उसमें उसकी क्या गलती है, उसके पास वो एडवांटेज है। इस दुनिया में अगर आपके पास कोई एडवांटेज है और उसको आप यूज कर रहे हो, उसको आप थरली इंजॉय कर रहे हो, तो उसमें मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं दिखती है, किसी को भी होनी चाहिए। और अरमान सारूकियन का केस काफी ज्यादा डिफरेंट है भाइयों। यूजुअली हम देखते हैं जिन भी बच्चों के पास अर्ली एज से जनरेशनल वेल्थ होती है वो लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाते या वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अरमान सारूकियन के पास एक जनरेशनल वेल्थ है, बट स्टिल उसने एक टफ पाथ चूज करा है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसा पार्ट चूज करा है। अगर अरमान सारूकियन आज के बाद एक फाइट भी नहीं करता है यूएफसी के अंदर, पूरा गायब भी हो जाता है, तो अपनी पूरी लाइफ आराम से जी सकता है, इतना पैसा है उसके पास रिपोर्टेडली। तो आप समझ रहे हो, स्टिल उसने इतना टफ स्पोर्ट चूज करा है, कॉम्बैट स्पोर्ट चूज करा है, उसमें भी एमएमए चूज करा है जिसमें पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है। तो उसके लिए अलग से ही रिस्पेक्ट है इस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ फादर्स मनी के ऊपर सारी चीजें कर ली हैं। और भाइयों दुनिया में सिर्फ कुछ ही चीज ऐसी है जो कि आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो, एक अच्छी हेल्थ, अच्छी बॉडी और एक यूएफसी टाइटल। यहाँ पर ये यूएफसी के अंदर ऐसी फाइट्स, विक्ट्रीज लेना, नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट जीतना, कितना भी पैसा हो आप ये चीजें अचीव नहीं कर पाओगे। ये चीजें आपको खुद के दम पे ही लेनी पड़ेगी। तो अरमान सारूकियन की जो यूएफसी के अंदर अचीवमेंट्स हैं, उसने जो नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट झेला, नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट लिया, इस्लाम महाचेव को इतनी तगड़ी टक्कर दी, सारी चीजें तो उसने खुद ही अचीव करी ना। इसमें फादर का पैसा कैसे हेल्प करा उसको? हाँ, ट्रेनिंग में हेल्प करा होगा, उसको उस लेवल तक पहुंचाने में हेल्प करा होगा, लेकिन ऑक्टागन के अंदर उसके फादर का पैसा तो उसको बचाने नहीं आ रहा है। तो ये वाली आर्ग्यूमेंट मुझे कहीं ना कहीं फालतू लगती है। बाकी भाइयों इन सारी चीजों से मुझे एक ही लाइन यहाँ पर याद आती है और वो कॉनर मैग्रेगर ने बोली थी। और उन्होंने ये बोला था कि अगर कॉनर जैसा पैसा, अगर जितने पैसे वो खुद कमाते हैं वैसे उसका आधा का आधा भी यहाँ पर किसी भी यूएफसी चैंपियन को दे दिया जाए, ये मोस्ट ऑफ द यूएफसी फाइटर्स के पास उतना पैसा आ जाए, तो वो आगे जाके एक फाइट भी नहीं करने वाले, क्योंकि वो बहुत इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। कुछ फाइटर्स सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं और कुछ फाइटर्स शौक के लिए, जस्ट फॉर द पैशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग फाइट करते हैं। और फिलहाल अरमान सारूकियन, कॉनर मैग्रेगर जैसे फाइटर्स को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फाइट करने के लिए, बट स्टिल वो आउट ऑफ द लव ऑफ द गेम फाइट करते हैं। बाकी भाइयों आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपके पास भी इतने पैसे होते, आपके पास भी एक जनरेशनल वेल्थ होते, तो क्या आप उस जनरेशनल वेल्थ को यूज करते और एमएमए कॉम्बैट स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते या नहीं करते? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर कॉम्बैट स्पोर्ट्स के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर्स के बारे में, ब्रॉक लेसनर के बारे में। आप सबने रिसेंटली वीडियोस देखी होगी कि रेसलमेनिया इवेंट हुआ था, उसमें यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने WWE से भी रिटायरमेंट ले लिया था। एमएमए तो उन्होंने लास्ट 10 साल पहले फाइट करा था और अब उन्होंने WWE से भी रिटायर कर लिया है। और मैं यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि 48 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर, और इसलिए यहाँ पर जो नए रेसलर्स हैं, WWE के रेसलर्स हैं, वो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को हरा रहे थे और इसी के कारण उन्होंने रिटायरमेंट लिया। ऑब्वियसली जो डिल्यूजन होता है WWE फैंस का, वो पूरी तरीके से अभी तक भी बरकरार है। और मेजॉरिटी ऑडियंस को जो कि नई देखना स्टार्ट करें, बेसिकली जो बच्चे हैं WWE के, उनको ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर WWE से फेमस हुआ है, WWE ने यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को बनाया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। WWE तो मुझे ऐसा लगता है ब्रॉक के कैरियर का 20-30% काम है, वो तो इसको एज अ साइड थिंग कर सकते हैं। बेसिकली WWE तो ब्रॉक लेसनर का वार्म अप है, आप ऐसा समझ सकते हो। ब्रॉक लेसनर भाइयों सिर्फ एक WWE का प्रोफेशनल रेसलर नहीं है, उससे पहले वो एक एक्चुअल रेसलर रह चुका है। अगर मैं आप सबको अचीवमेंट्स बताऊं ब्रॉक लेसनर की, और क्यों मैं इसको एक जनरेशनल ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फाइटर मानता हूं, वो ये है कि ये इसने जिस भी फील्ड में गया है ब्रॉक लेसनर, उसने पूरी तरीके से उसको डोमिनेट करा है। और भाई सिर्फ डोमिनेट नहीं करा है, एंटरटेनमेंट भी उतना ही ज्यादा प्रोवाइड करा है, जिसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली अचीवमेंट्स की बात करें, जब ब्रॉक लेसनर मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में थे तो उन्होंने कॉलेज रेसलिंग स्टार्ट करी थी। अमेरिका के अंदर जो कॉलेजेस होते हैं वो आपस में एक रेसलिंग टीम करते हैं और NCAA के अंदर इनके रेसलर्स कंपीट करते हैं। तो कॉलेज रेसलिंग में इनका रिकॉर्ड 106 विक्ट्रीज और सिर्फ 5 लॉसेस था। NCAA जिसमें दुनिया के सबसे
बेस्ट फ्री स्टाइल रेसलर्स आते हैं, अमेरिका प्रोड्यूस करता है, उसके ये ऑल अमेरिकन रेसलर रह चुके हैं और NCAA के डिवीजन 1 हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। भाई रेसलिंग प्रोडिजी तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर पहले से ही थे। लेट 1990s और अर्ली 2000s में उन्होंने रेसलिंग सीन को बहुत ज्यादा डोमिनेट करा था। फिर उन्होंने भाई इस कॉलेज रेसलिंग के बाद WWE को ज्वाइन करा, फिर जापान के अंदर जाके भी प्रोफेशनल रेसलिंग करी जो WWE वाली बेसिकली होती है, इन सारी चीजों को करा और इन सारी चीजों से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। 2000s अर्ली 2000s में जब ब्रॉक लेसनर WWE रेसलिंग करते थे तो उनको ऐसा चाहिए था कि वो एक एक्चुअल फाइट करे, एक्चुअल फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी उनके अंदर, और इसीलिए उन्होंने फिर यहाँ पर UFC की ट्रेनिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग 2005-2006 के अराउंड से करना स्टार्ट करा और UFC के अंदर उन्होंने 2007 के अंदर एंट्री ली। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया भाइयों कि ब्रॉक लेसनर एक्चुअल में एक जनरेशनल टैलेंट था। कॉम्बैट स्पोर्ट्स, रेसलिंग, फाइटिंग, ये सब उसके अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से इंस्टॉल्ड था और UFC में आते ही उन्होंने धूम मचा दी। फर्स्ट फाइट वो हार गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी इतनी हाइप थी, इतनी एंटरटेनिंग उनकी फाइट्स थी और बेसिकली उनका पूरा ऑरा इतना एंटरटेनिंग था कि उनको दोबारा टाइटल शॉट इजीली मिल गया और सिर्फ 3 फाइट्स के अंदर वो हैवीवेट चैंपियन भी बन गए। हैवीवेट चैंपियनशिप को मल्टीपल टाइम्स डिफेंड भी कर लिया और एक रेसलर होने के साथ साथ वापस से उन्होंने यहाँ पर MMA के अंदर एक पाथ खोला। बेसिकली आज के टाइम पे जो फ्री स्टाइल रेसलर्स थे पहले ऐसा नहीं सोचते थे कि वो UFC MMA में भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने क्योंकि वो करके दिखाया, आज के टाइम पर हम देखते हैं कितने रेसलर्स ट्रांजिशन करते हैं MMA के अंदर, और ये डोर भी यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने रेसलर्स के लिए खोला। और इसलिए भाइयों यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ब्रॉक लेसनर एक अकेले ऐसे फाइटर है जिन्होंने NCAA डिवीजन 1 चैंपियनशिप भी जीती है, UFC की हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीती, WWE के अंदर भी जितने अवेलेबल टाइटल्स है सारे यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने जीत रखे हैं। ये तो रही भाइयों यहाँ पे अचीवमेंट्स की बात। अचीवमेंट बहुत सारे फाइटर्स कर पाते हैं और बहुत सारे फाइटर्स के बाद ब्रॉक लेसनर से भी ज्यादा अचीवमेंट्स होंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एक और चीज लेके आता है और वो है यहाँ पर एंटरटेनमेंट फैक्टर। कॉनर मैकग्रेगर से पहले ब्रॉक लेसनर ने UFC को सिंगल हैंडेडली पॉपुलर करा था। UFC 100, UFC 116 जो इवेंट्स थे जिसमें ब्रॉक लेसनर फाइट कर रहा था, आज से 15-16 साल पहले ब्रॉक लेसनर उन इवेंट्स में 1 मिलियन पेपर व्यू बाइज कर देता था। आज के टाइम के जो टॉप के चैंपियंस है, एलेक्स परेरा, इस्लाम महाचेव, इलिया टुपुरिया, ये आज के टाइम पे भी 500,000 पेपर व्यू बाइज करने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर रैंडम UFC पेपर व्यूज आज से 15 साल पहले 1 मिलियन पेपर व्यू बाइज इजिली कर देता था। और ये चीज तो भाई आपको सुनने में और ज्यादा क्रेजी लगेगी। पॉपुलैरिटी ब्रॉक लेसनर की तब है जब वो मीडिया के अंदर कोई अपीयरेंस नहीं देते, बहुत रेयरली कोई इंटरव्यू करते हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते हैं, ना ही किसी प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे कोई उनका अकाउंट है ऑफिशियल। तो आप समझ सकते हो इन सारी चीजों के बिना ही उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, और अगर वो अपने आप को अच्छी तरीके से और बेटर प्रमोट करते और भी ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी होती। अचीवमेंट्स और एंटरटेनमेंट का एक बहुत खतरनाक कॉम्बो था ब्रॉक लेसनर, और इसलिए उसने जिस भी फील्ड के अंदर गया उसने डोमिनेशन दिखाया। अब उन्होंने यहाँ पे WWE से रिटायरमेंट ले लिया। मैंने देखा WWE के बच्चे थे वो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि ये रेसलर उसको हरा देगा, वो रेसलर उसको हरा देगा, ये ब्रॉक लेसनर से बेटर रेसलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, मोस्ट ऑफ द मेरी ऑडियंस को तो पता ही होगा, WWE पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर WWE में अपने मैचेस अगर हार रहे हैं तो वो इसलिए हार रहे हैं क्योंकि WWE में पीछे किसी स्क्रिप्ट राइटर ने अपनी पेन से उनका लॉस लिखा है, वो सारी चीजें स्क्रिप्टेड है इसलिए। वरना एक एक्चुअल रियल फाइट में आज 48 ईयर ओल्ड ब्रॉक लेसनर भी किसी भी WWE के रेसलर को इजीली हरा सकता है। और मैं किसी भी WWE रेसलर को यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, बट एक एक्चुअल फाइटिंग और एक स्क्रिप्टेड शो को प्रेजेंट करना, एक टीवी शो बेसिकली है WWE, उसको वो बहुत अलग चीज है और एक्चुअल फाइटिंग अलग चीज है। ब्रॉक लेसनर एक एक्चुअल फाइटर है बिफोर एक WWE सुपरस्टार, तो ये एक बहुत बड़ा स्टार्क डिफरेंस है और लोगों को ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि जो WWE के रेसलर्स हैं वो एट अ गिवन डे किसी भी UFC फाइटर से या ब्रॉक लेसनर से कंपीट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।